आज हम आपको क्लास 10 साइंस का लेसन 6 पढ़ाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम आपको हिंदी मीडियम में साइंस समझाएंगे। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? इसका अर्थ होता है शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जीवित रूप में होती हैं, जो भी कोशिकाओं के टूट फूट रोकने हेतु अनुरक्षण प्रक्रम को आवश्यकता होती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें कई तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन हो गया, पोषण हो गया, पाचन हो गया। और श्वसन में उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है? उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ रासायनिक युक्तियां हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए बहुत से जीव शरीर के बाहर स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर में बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिकीय जरूरत के अनुसार खास स्रोत के विघटन में ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन कहलाता है। श्वसन की परिभाषा बहुत छोटे से शब्दों में बताते हैं। एक कोशिकीय जीव को पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शरीर अभिकल्प बहुत बड़ा हो जाता है या जटिल हो जाता है, तब इनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीव में साधारणतः विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें विभिन्न क्रियाएं होती हैं। यह समस्या तब पैदा होती है जब भोजन या ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, जैसे शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन तथा ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत एवं ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु होता है, तब कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न सिर्फ उपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब होता है जो कि हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। इसे मल या मूत्रों द्वारा निकाला जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की उत्सर्जन हेतु एक विशेष ऊतक विकसित हो जाता है। इसका मतलब है परिवहन तंत्र की जरूरत हानिकारक पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतकों तक पहुंचाने की होगी। अब हम पोषण के बारे में बताते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा और पदार्थ की आवश्यकता समान होती है, परंतु इसकी प्राप्ति अनेक तरीकों से होती है। कुछ जीवों में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ बन जाते हैं। ये जीव स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जीवों में सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु भी होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। दूसरे जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन्हें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों से तोड़ना अनिवार्य होता है, जिससे ये जीवों के द्वारा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। सरल पदार्थों को तोड़ने हेतु जीव जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम। विषमपोषी जीवन के लिए जैव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। विषमपोषी जीव जो होते हैं वो स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण क्या होता है? कार्बन तथा ऊर्जा संबंधी स्वपोषी जीवों की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से
प्राप्त पदार्थों को ऊर्जा युक्त पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से बनी ऊर्जा कुछ हिस्सों में हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वास्तव में 3 चरणों में होती है। फर्स्ट होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। सेकंड होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ये चरण जो होते हैं तत्काल के बाद दूसरा होता है मरुद्भिद जो पौधे होते हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित कर अंतिम उत्पाद बनाता है। पौधे में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कैसे होती हैं क्रियाएं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूरज की रोशनी प्लस क्लोरोफिल, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं पौधे। और उसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं ये तो बता दिया है। इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए जड़ें तथा पत्तियों की सतह भी होती है। इन सतह पे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इसे स्टोमेटा बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टोमेटा क्या करता है? जल के लिए हानि भी होती है स्टोमेटा से। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा जो होते हैं इन छिद्रों को बंद कर देते हैं। किन छिद्रों को? स्टोमेटा को। छिद्रों को या स्टोमेटा के खुलने और बंद होने द्वारा द्वार कोशिकाओं का एक कार्य होता है। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो छिद्रों को बंद करने और खोलने का कार्य करती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। इस प्रकार रंध्रों का उपयोग होता है। विषमपोषी में क्या होता है? विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? विषमपोषी पोषण जो होता है बहुकोशिकीय जीवों में होता है। जीव जिस भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं उसके पाचन की विधि उसके शरीर के किसी क्रिया द्वारा या कार्य शरीर पर निर्भर करती है, तो उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण के लिए हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आहार नाल के रूप में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं। जिन्हें भोजन नली से गुजरना होता है। भोजन कैसे गुजरता है? पहले भोजन नली से गुजरता है। भोजन नली में भोजन को एक क्रिया से गुजरना होता है जिससे वह छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इस क्रिया को हम दांतों से चबाकर पूरा करते हैं क्योंकि मुंह का जो हिस्सा होता है बहुत कोमल होता है, इसलिए भोजन को गीला किया जाता है जिससे इसका मार्ग आसान हो सके। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ दिखता है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वास्तव में यह केवल जल नहीं होता है, यह लाला ग्रंथियों से निकलने वाला एक रस होता है जिसे लाला रस या लाल कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसकी रचना जटिल होती है। यदि इसका अवशोषण हमें आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना अति आवश्यक है। विखंडन जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लाल में एंजाइम पाया जाता है जिसे लाल एमिलेस कहते हैं। लाल एमिलेस जो होता है मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के समय पेशीय जीव जो होती है भोजन तथा लार को पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के प्रत्येक भाग में भोजन का नियमित रूप से आगे बढ़ना उसके सही
ढंग से पाचन होने के लिए आवश्यक होता है। यह कार्य किसके द्वारा होता है? कर्माकुंचक गति के द्वारा होता है, जो पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जा सकता है। अमाशय एक बड़ा अंग होता है जो कि भोजन के आने पर फैल जाता है, जिसे पेट भी बोलते हैं। अमाशय की पेशी भित्ति जो होती है, भोजन को दूसरे पाचक रसों के साथ मिलाने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम होता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। अमाशय में भोजन के बाद अब क्षुधांत्र में आता है। क्षुधांत्र बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन आने के बाद अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। क्षुधांत आहार नार का सबसे लंबा भाग होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह स्थान में अव्यवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं में छोटी आंतें की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पाचन के लिए लंबी क्षुधांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल होता है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारी की जो आंतें होती हैं वो छोटी होती हैं। क्षुधांत्र छोटी आंतों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए लीवर और अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज से स्रावित ग्रहण करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है तथा पेनक्रियाज एंजाइम की क्रिया हेतु क्षारीय बनाता है। लीवर द्वारा स्रावित पित्तरस इस कार्य को पूरा करता है। यह कार्य पित्तरस द्वारा वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है। छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के आकार में होती हैं, जिससे वसा का एंजाइम का कार्य मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण वसा को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाएं जो होती हैं अधिक हो जाती हैं। अग्नाशय जो होता है अग्नाशयिक रस स्रावित करता है। अग्नाशयिक रस से प्रोटीन का पाचन होता है और ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इमर्सीकृत वसा के पाचन हेतु लाइपेज एंजाइम होता है। छोटी आंत की दीवारों पर ग्रंथियां होती हैं जो आंत रस स्रावित करती हैं। इंटेस्टाइन जूस स्रावित करती हैं। इसमें विद्यमान एंजाइम जो होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। पाचित जो पचा हुआ भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। छोटी आंत के अतिरिक्त अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। जो दीर्घरोम होते हैं इसमें रुधिर वाहिकाओं की बहुत ज़्यादा संख्या होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहदांत्र जिसे बोलते हैं बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इन पदार्थों में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और अन्य पदार्थ जो होते हैं गुदा द्वारा या एनस द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस वर्ज्य पदार्थों का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार पाचन की क्रिया पूरी होती है। बच्चों, अगर ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में वीडियो देखनी हो, पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं।